एक आदमी अपनी पत्नी का पीछे करते करते वहां पहुंच जाता है जहां वो अक्सर काम करती रहती थी। जैसे ही पति उसके अंदर प्रवेश करता है, एक कपड़े की दुकान होती है और पत्नी वहां पर घबरा जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये आखिर कैसे यहाँ पर पहुंच गया। इस बीच पति पूछता था कि तुम तो कहती थी कि तुम तो फैक्ट्री के अंदर काम करती हो, लेकिन ये तो कपड़े की दुकान है। पत्नी जैसे ही ये बात सुनती है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, तुम बस शांत रहो, शोर मत मचाओ। जैसे ही उसका पति शोर मचाने लगता है तो पत्नी को उसकी अजीब लगने लगता है। जो दुकान का मालिक होता है और वो उससे कहती है कि इन्हें शांत करने की कोशिश आप करिए, लेकिन जो पति था वो शांत होने की कोशिश नहीं कर रहा था। दुकान के ऊपर एक और दुकान होती है और वो वहां पर ऊपर पहुंच जाते हैं और पति को काफी हद तक समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पति का गुस्सा था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच एक लोहे की रॉड होती है जिसे बहुत ताकत के साथ उस व्यक्ति को मारा जाता है और जैसे ही उस व्यक्ति को वो रॉड लगती है उसके सिर पर, उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर जाता है, अब ये दोनों डर डर जाते हैं। दुकान का मालिक डर जाता है, घबरा जाता है और साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो भी डर जाती है कि इसे होश आएगा तो बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और मामला फिर जेल अदालत तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना होगा, शांत करना होगा। इसी बीच में रस्सी से उसका एक गला घोट दिया जाता है और उसको गला घोट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सोचकर कि शायद ये कभी हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। इस बीच में वो करते क्या हैं, इस लाश को ले जाकर एक बाइक पर रखते हैं, यानी कि एक 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 कट्टा लेते हैं, उसके अंदर रखने के बाद उस शहर में इधर उधर वो घूमते रहते हैं ताकि इस लाश को ठिकाना लगाया जा सके। लेकिन लाश को जब ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे तो लाश को ठिकाने लगा जरूर पाते हैं, लेकिन उसको पूरी मात्रा में लगा नहीं पाते और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर लेती है। तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक ऐसी महिला जिसको बुढ़ापे में किसी व्यक्ति से इश्क हो जाता है और वो अपने ही इस इश्क को बनाए रखने के लिए अपने ही पति को बहुत बुरी तरीके से मौत दे देती है। इस घटनाक्रम का जो खुलासा है उस दिन होता है जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिले के अंदर सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा होता है कि किस तरीके से साहिल शुक्ला ने अपनी प्रेमिका जिसका नाम होता है मान रस्तोगी उसके साथ में मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या की थी। जब इस हत्याकांड का खुलासा हो जाता है तो लोग जयपुर की इस हत्या और मेरठ की जो हत्या होती है इन दोनों को आपस में जोड़कर इनको दोनों को लिंक करके देखने लगते हैं कि कह रहे थे कि लोग अब क्या जमाना आ गया है, हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है और महिलाएं क्या कर रही हैं कि वो किस तरीके से अपने पतियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही हैं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। जो आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी जयपुर का एक जो हाईवे लगता है वहां पर एक रिंग रोड है और रिंग रोड के पास में एक नवेटा की पुलिया पाई जाती है, यानी कि वहां पर एक पुलिया है। दरअसल वहां पर बस वहां पर आकर रुक जाती होती है और उस वाहन के अंदर एक राहगीर बैठा होता है। वो काफी देर से ये कोशिश कर रहा था कि कब ये जो गाड़ी है ये यहाँ पर रुक जाए और कब इस गाड़ी से उतरे और जाकर वो अपनी लघु शंका करे, यानी कि टॉयलेट करे, क्योंकि वो टॉयलेट को लेकर बहुत देर से परेशान था और वो लगातार ड्राइवर से कह रहा था। ये जो तारीख है ये 16 मार्च 2025 की है और लगभग 1:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। जब गाड़ी रुक जाती है, जो सवारी होती है वो उतर जाती है और जब वो टॉयलेट करता है और जब वो टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र कहीं पर पड़ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था उसको कि कुछ ऐसी जली हुई चीज़ है, लेकिन एक आदमी का वहाँ पर सर जैसा दिखाई दे रहा था। टॉयलेट करने के बाद वो उसके पास में जाता है और पास में जाने के बाद जैसे ही वो उसको देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब वाहन में जो उसके साथी थे जो साथ में बैठे थे कि यार बड़ा अजीब ही आदमी है, ये गाड़ी के अंदर बैठा था तब भी ये चीख रहा था पेशाब करने के लिए, अब गाड़ी से बाहर निकल गया है टॉयलेट करने के लिए तो ये अभी भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिरकार इसे हो क्या गया, क्या ये आदमी पागल तो नहीं है, कि दिमागी रूप से थोड़ा मेंटल तो नहीं है? जब लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो लोग भी चीखने चिल्लाने लगते हैं, वो भी चीख जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी आंखों से एक लाश को देखते हैं और जिस लाश की वो भारी मात्रा में जल चुकी थी पहले से ही, लेकिन उसका जो सर था वो काफी हद तक ठीक था।
इसी बीच में पुलिस को सूचना दे दी जाती है और जो यहाँ पर सिद्दीकी पुलिस स्टेशन होता है उसका नाम होता है मोहाना। मोहाना पुलिस को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो एसएचओ होते हैं उदय सिंह यादव, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ आने के बाद अब जो जांच पड़ताल है वो शुरू हो जाती है और देखते ही पहली बार में ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति की पहले हत्या की गई है और यहाँ पर से कि कहीं दूर पर उसके बाद इसका मर्डर करने के बाद लाश को यहाँ लाया गया है और जलाने की कोशिश की गई है। लेकिन पूरी तरीके से जो लाश है वो जल नहीं पाती है। आखिरकार कौन है, कौन ये काम करेगा और ये मरने वाला जो आदमी है ये आखिर कौन है। अब पुलिस के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और इसी बीच के अंदर डॉग स्क्वाड भी बुलवाया जाता है और एफएसएल टीम को भी बुलवाया जाता है। और साथ ही ये जो जांच पड़ताल है, जो आसपास के जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर उनसे भी पूछताछ की जाने लगती है, लेकिन कोई बताने की स्थिति के अंदर था ही नहीं कि आखिर मसला क्या है। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था कि पुलिस आखिर करे तो क्या करे। अब जो लाश है इसके पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दिया जाता है और वहां से पता चलता है कि किसी रस्सी से पहले इसका गला दबाया, उसकी हत्या की गई है। अब ये जो बॉडी होती है इसको रखा जाता है महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर। अब पुलिस जो इसकी व्यक्ति है इसकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही थी। अखबार हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, उन पर हर जगह ये सूचना वायरल कर दी जाती है, सूचना पहुंचाती जाती है कि जो मरने वाला व्यक्ति है ये कौन है और इसके बारे में पता चल सके। तभी अगला दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को सांगा नहर का रहने वाला एक जो लड़का होता है जिसका नाम देवीलाल होता है, देवीलाल थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद वो कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मुलाकात करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि एसएचओ साहब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप बताइए हमें क्या बात है, मुझे केवल पुलिस उनसे ही बात करनी है। जब ये देवीलाल वहाँ पर पहुँच जाता है वो कहता है साहब से कि वो आया है सांगा नहर से और सांगा नहर के जो रहने वाले होते हैं उसके चाचा, उनकी लगभग 40 साल के आसपास की उम्र रहेगी। नाम था उनका धन्ना लाल। 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। वो अचानक घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद वो लापता हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हमने उन्हें तलाशने की कोशिश ना की हो, ना ही वो मिल रहे हैं और हम उनके फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। अब एसएचओ साहब भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें कि पहले ही हम एक लाश मिली हुई है, ऊपर से ये व्यक्ति भी यहाँ पर आ चुका है। तभी एक सिपाही उनके पास आता है और कहता है कि साहब ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई दिक्कत ना हो, जो फोटो हमने वहाँ पर जो हमारे पास कलेक्ट की गई है, एक बार इसे फोटो दिखाकर पता कर लें, हो सकता है इसके जो चाचा हैं। जैसे ही ये एसएचओ के अंदर दिमाग में बात आती है, उदय सिंह यादव कहते हैं कि देखो हमारे पास में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख के बताओ कि चाचा इसमें से कोई ऐसे तो नहीं है क्या, ऐसे तो नहीं दिखते। तो उस फोटो को देखने के बाद जो लड़का होता है देवीलाल, वो दहाड़े मारकर वहां पर रोने लगता है, चीखने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि जो व्यक्ति है जिसकी जो लाश है हमें एक दिन पहले मिली है, 16 मार्च को जिसकी लाश मिली है 1:30 बजे के आसपास, ये लाश इसी के चाचा की ही है जिसका नाम होता है धन्ना लाल। जिनके बारे में पता किया जाता है तो वो मोहाना मंडी के अंदर सब्जी बेचने का काम करते हैं और 15 मार्च 2025 की शाम लगभग 4 बजे से वो लापता हो जाते हैं। और इनसे अब पूछा जाता है इनके बारे में कि कोई जानकारी, कोई बात थी या कोई गृह कलेश था, उस जानकारी को जुटाने की कोशिश की जाती है। अब जो जानकारी निकाली जाती है कि इनकी एक पत्नी होती है गोपाली देवी, इनको 4 बच्चे होते हैं, 3 इनकी बेटियां होती हैं। 3 बेटियों में से एक बेटी की शादी हो जाती है और एक इनका बेटा है। अब घर पर सिर्फ 2 बेटियां हैं और एक बेटा रहता है और पत्नी गोपाली देवी रहती है। जब ये वाली बात की सूचना दे दी जाती है घर पर, परिवार के अंदर, खानदान के लोगों को, जब लोग आने जाना स्टार्ट कर देते हैं मोर्चरी के अंदर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी के अंदर, जब वो जो डेड बॉडी थी, जब उसको देखने के बाद सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई रो रहा था तो वो गोपाली देवी रो रही थी और उसके बच्चे रो रहे थे कि आखिरकार हम इन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे
और ये हमें मिल नहीं पा रहे, तो मिले तो हमें ये इस रूप में मिलते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हम किसके सहारे रहेंगे। कुछ इसी तरीके की जो बातें थी वो पुलिस उनको शांत कर देते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जितनी जल्दी यहाँ पर हो सकेगा हम इस घटनाक्रम का खुलासा कर देंगे। पुलिस जब इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए कई टीम गठित करती है, तो टीम गठित करने के बाद ये कोशिश करती है कि कम से कम समय में इस घटनाक्रम का पूरी तरीके से खुलासा हो जाए। पुलिस ने उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको खंगालना शुरू कर देती है, क्योंकि आसपास के लोगों से तो वो बातचीत कर चुके थे, वहाँ से तो कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। एक बाइक थी, एक बाइक जो लगातार चक्कर काट रही थी आसपास में। एक बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने अपना हेलमेट लगाया हुआ है, और बीच में कोई भारी सी जो चीज है, एक सफ़ेद रंग के कट्टे के अंदर जो प्लास्टिक का कट्टा होता है, उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है। महिला ने बड़ा सा घूंघट किया हुआ है। ये महिला आखिर कौन है और ये बाइक सवार पर कौन है, इस बारे में जानकारी जुटाने लगते हैं। दरअसल किसी ने कहा कि ये जो लोग बार बार चक्कर काट रहे थे, इन लोगों का चक्कर काटने का मामला समझ नहीं आ रहा। या तो ये रास्ता भटक गए हैं या फिर कोई और वजह है, क्योंकि इनके चेहरे तो दिखाई दे नहीं रहे। क्योंकि बाइक पर जो नंबर आता है और नंबर से पता चलता है कि आखिरकार ये जो बाइक है ये आखिर किसके नाम पर है। ये बाइक है जो जिसके नाम पर है, ये सांगानेर के अंदर एक कंसीलो वाली गली है, और कंसीलो वाली गली के अंदर एक श्री श्याम फैशन के नाम से एक दुकान है, और दुकान का एक मालिक होता है जिसका नाम होता है दीनदयाल कुशवाहा, और जिसकी लगभग 30 साल के आसपास में बताई जाती है। पुलिस सबसे पहले इसके पास में पहुंच जाती है कि यही एक प्राइम सस्पेक्ट था, जिसके पुलिस के पास में कोई और ऐसा एविडेंस नहीं था, कोई लीड नहीं थी, और ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा था कि अब भूसे के ढेर में से जैसे से सुई को तलाश करना। ये कत्ल था कि क्यों किया, किसने किया, पुलिस इन जो सवाल थे इन सवालों के जवाब तलाश रही थी, और इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश भी कर रही थी। पुलिस की जो टीमें थी वो कई क्षेत्रों में अलग अलग काम भी कर रही थी, और आखिरकार ये जो बाइक सवार पर जो लोग था, आदमी था, वो मिल जाता है। और इससे पूछा जाता है कि जो तुम्हारी पीछे बाइक के महिला बैठी थी वो कौन थी और उसका नाम बताओ। तो शुरू में वो इधर उधर की बातें बताने लगता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है तो वो बता देता है कि उस महिला का नाम है गोपाली देवी। पुलिस वाले गोपाली देवी का नाम सुनकर सब बड़ा सन्न रह जाते हैं, क्योंकि ये जो नाम है वो पहले भी सुन चुके थे। दरअसल ये जो नाम था वो था धन्नालाल की पत्नी गोपाली देवी का। गोपाली देवी का जो नाम है उनसे पूछते हैं, हमें उनसे मुलाकात करनी है। जब जो दुकान का मालिक होता है दीनदयाल कुशवाहा, जब इस पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो आखिरकार वो उस महिला को बुलवा लेता है। महिला जब सामने खड़ी हो जाती है, जब आ जाती है, तो पुलिस वाले देखकर और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तो कुछ 2 दिन पहले रो रही थी और खूब जोर जोर से रो रही थी अपने पति के अचानक गायब होने के। उसके बाद उसकी लाश को देखने के बाद वो रोई चली जा रही थी, और यहाँ वो बाइक पर बैठी हुई है। आखिरकार ये वाली जो बात है तो उसने जिक्र ही नहीं किया कि जिस वक्त उसका पति गायब होता है और उसी वक्त ये बाइक पर चक्कर काट रही थी। इसके बाद जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि साहब मैं तो इनके यहाँ पर दुकान पर काम करती हूँ। क्या काम करती हूँ? जब उससे इस तरीके से सवाल किए जाते हैं महिला से, तो पुलिस ने जब टेढ़े मेढ़े सवाल उससे करने शुरू किए तो सीधे सीधा आंसर नहीं आ रहा था, और पुलिस को यहाँ से कुछ शक होने लगता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है उस महिला से, तो महिला कहने लगती है कि जो कहानी शुरू होती है ये होती है अब से लगभग 5 साल पहले। 5 साल पहले इसकी एक मुलाकात होती है जिसका नाम होता है दीनदयाल कुशवाहा। मुलाकात जब ये हो जाती है और मुलाकात के बाद प्यार हो जाता है, और ये दोनों इतने नज़दीक आ जाते हैं, ऐसे रहने लग जाते हैं जैसे कभी पति पत्नी की तरह। और इसे मौका मिलता है और ये कहता है कि तुम मेरी ही दुकान पर क्यों ना काम करने लगो, यानी कि श्री श्याम फैशन पर काम करने लगो। नीचे दुकान होती है और ऊपर मकान जैसी स्थिति होती है, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है।
जब चाहो जब उसके साथ में ऊपर वक्त बिता सकता था, रंग संबंध बना सकता था। कोई भी रोक टोक नहीं थी, कोई भी रोकने वाला वहां पर नहीं था। लेकिन जो पति था धन्ना लाल, उसको एक टाइम पर शक होने लगता है कि इसकी पत्नी इतना ज़्यादा खुश रहती है, वो रोज के रोज कहीं पर तैयार होकर जाती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है, घर के अंदर झगड़े भी होने लगते हैं। वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता रहता है, क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहता था। सब्जी वो बेचता था और सब सब्जी बेचने का एक निश्चित टाइम होता है, दुकान खुलेगी, ग्राहक आएंगे, तो वो अपना काम खराब करना नहीं चाहता था। एक बार वो पत्नी का पीछा करता है और पीछा करते करते वो 15 मार्च 2025 का दिन आता है, शाम 4 बजे के आसपास वो उसी दुकान पर पहुंच जाता था जहां पर यानी कि श्री श्याम फैशन पर वो औरत काम करती थी। अंदर जैसे प्रवेश होता है, पत्नी वहां पर घबरा जाती है, वो डर जाती है और वो यहाँ पर गुस्से के अंदर लाल हो जाता है, भनभना जाता है और इतना गुस्सा करता था कि तुम तो कहती थी फैक्ट्री में काम करती हो और यहाँ तुम कपड़े की दुकान पर काम करती हो। जब कहा सुनी ज्यादा हो जाती है, उसे वो प्यार से पुचकार कर दुलार कर किसी भी तरीके से कमरे के अंदर लेकर चले जाते हैं जो दुकान के ऊपर होता है। वहां ले जाने के बाद उसे समझाने की कोशिश की जाती है। जब वो शांत नहीं हो रहा था तो एक लोहे की रोड पूरी ताकत के साथ में धनलाल के सर पर मार दी जाती है। जैसे ही उसके सिर पर वो रोड लगती है, वो फर्श पर तुरंत गिर जाता है और फर्श पे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है, तड़पने लगता है वहां पर। और इसी बीच मौका पाते ही वो लोग फैसला लेते हैं कि इसका तो अब यहाँ पर काम तमाम कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा जिंदा तो हम कभी दोबारा मिल नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल रहे थे इस बात को, ये जो कर जो रहे हैं वो बहुत जल्दी इस बीच में पकड़े जाएंगे। लेकिन वो इस बात की कोई फिक्र नहीं करते हैं और ना ही उस महिला को ऐसी कोई फिक्र थी कि उसके 3 छोटे बच्चे भी हैं, उनकी आखिर देखभाल कौन करेगा। उसको ना इस बात की कोई फिक्र थी कि वो भविष्य के अंदर जेल भी जा सकती है। हत्याकांड को वो अंजाम दे देते हैं। अब ये जो फैसला है, ये फैसला लेते हैं क्यों ना इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी लाश को प्लास्टिक के कट्टे के अंदर रखा जाता है और कट्टे में रखने के बाद एक तरीके से उसको पूरी तरीके से कार्टून बनाते हैं और बाइक के अंदर बीच में रखते हैं। आगे प्रेमी होता है और पीछे खुद बैठती है और बीच में उसकी लाश होती है पति की, और जो बाइक होती है इसको लेकर वो निकल जाते हैं, क्योंकि अभी उजाला था और पूरी तरीके से अभी अंधेरा हुआ नहीं था। और बाइक अब इधर से उधर घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है। करीब 5 किलोमीटर का सफर घंटों में तय करते हैं और जब घंटों में सफर तय करने के बाद ये पहुंच जाते हैं जयपुर हाईवे के किनारे एक नवेटा की एक पुलिया होती है, और उस पुलिया के पास जाने के बाद जो एक खाई सी वहां पर बताई जाती है, वहां पर ये जाकर शव रखते हैं और उसके ऊपर कोई पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह डाल दिया जाता है। भारी मात्रा के अंदर ये चीज उस पर डाल दी जाती है। जब उसकी जो लपटें होती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा उठने लगती हैं कि ऐसा ना हो कि कोई हमें देख ले और हम पकड़े ना जाए, तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। पूरी तरीके से जो शव था वो नहीं जल पाता है, चेहरा उसका साफ सुथरा सा दिखाई दे रहा था। और एक राहगीर की जब इस पर नज़र पड़ जाती है तो काफ़ी देर तक पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच जाती है और घटनाक्रम का ये खुलासा हो जाता है। तो पता चलता है कि 4 बच्चों की मां को, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है, अपने से 10 साल छोटे एक व्यक्ति से आशिकी वो करने लगती है, उसके साथ उसके अवैध संबंध बन जाते हैं और पति इस बात का विरोध करता था और इसी बात को लेकर लगातार झगड़ा होता रहता था। इस घटनाक्रम का खुलासा उस दिन होता है जिस दिन क्या मेरठ के अंदर जो कांड होता है, जो सौरभ राजपूत होता है, उस हत्या खुलासा होता है कि किस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या की गई। उसकी पत्नी और उसके प्रेम साहिल शुक्ला के साथ में मिलकर उसकी पत्नी ने उस सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और उसकी हत्या करने के बाद उस शव के टुकड़े करे और टुकड़े करने के बाद में ड्रम लाया जाता है। ड्रम के अंदर लाश को रखा जाता है और लाश को रखने के बाद उसको पैक कर देते हैं और ऊपर से सीमेंट रख देते हैं और उसके बाद 15 दिन के लिए शिमला मनाली अलग अलग जगहों पर वो घूमने लगते हैं। वो त्यौहार भी मनाते हैं, होली का पर्व भी वो मनाते हैं, बर्थडे भी वो अपना सेलिब्रेट करते हैं और वो इधर उधर घूम रहे थे। और
जब वो 17 तारीख को वापस लौट कर आते हैं, जब लड़की अपने माँ के पास में पहुंचती है, 18 मार्च को ये थाने पहुंच जाते हैं, थाना ब्रह्मपुरी के अंदर। और ये जो घटनाक्रम है इसका खुलासा हो जाता है। एक तरफ तो ये मेरठ कांड का खुलासा हो रहा था और दूसरी तरफ ये जयपुर के मुहाना के अंदर इस घटनाक्रम का खुलासा हो रहा था। तो लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार देश के अंदर, इस समाज के अंदर आखिरकार जो महिलाएं हैं वो किस ओर जा रही हैं, कि वो अपने पति की किस तरीके से गमगीन वो हत्या करती हैं और वो भी बहुत भयानक रूप में उसे मौत के घाट वो उतार देती हैं। और उसके बाद ये सोच कर के कभी खुलासा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन पुलिस जब अपनी पाती है तो पुलिस अच्छों से बुलवा लेती है और उसका जो अपराध होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो वो पकड़ा ही जाता है। और यहाँ भी ऐसा ही होता है। गोपाली देवी पकड़ी जाती है, उसका प्रेमी भी पकड़ा जाता है, दीनदयाल कुशवाहा। फिलहाल उनको जेल में भेज दिया जाता है और इनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर कम से कम समय में इन्हें सजा दिलाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आखिर उन बच्चों का क्या कसूर है, जो 2 बेटियां और एक बेटा जो घर पर है, उनकी परवरिश कैसे होगी, कौन करेगा? ये जो कई तरीके के सवाल हैं वो अब उनके ऊपर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है इसको सुनाने का मकसद केवल यही है, आपको सावधान करना, सचेत करना, आपको परेशान करना नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक मिलता हूँ अनदर कहानी लेकर। जय हिंद।